अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली सदारत और दूसरी सदारत के अंदर बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनके अंदर से एक ये चीज़ है कि वो नेटो अलायंस पे बहुत तनकीद करते हैं। बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि नेटो अलायंस का जनाज़ा निकल चुका हुआ है, जैसे कि रॉबर्ट सी पेप साहब, लेकिन वो कहते हैं कि आज हम इसकी बैठ के ओबिचुरी लिख रहे हैं, इसकी हम विल लिख रहे हैं, इसकी हम विरासत की तकसीम लिख रहे हैं। हकीकत ये है कि नेटो के तस्वर को अगर आप लेके आएँ अपने माइंड्स आई के अंदर कि एक अमेरिकन 5 स्टार जनरल के नीचे यूरोप की अफ़वाज उसकी इताअत के तहत जंग लड़ेंगी। ये इराक वॉर के अंदर भी आपको नज़र आया कि ये मुमकिन से नामुमकिन में तब्दील हुई जा रहा है, और अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर भी। आज जब बराह रास्त ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई की बात करते हैं, जबकि अमेरिका की शरारतों की बुनियाद पे यूरोप के लिए प्रैक्टिकली रशिया एक अज़ाब बना हुआ है, और यूक्रेन का जो उनके क्राइसिस सिर पे है मंडला रहा है, एनर्जी का क्राइसिस उसकी वजह से जो पैदा हुआ था, वो उसके साथ डील कर रहे हैं। यूरोपियन पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉरिडोर का ट्रस्ट जो है अमेरिकन्स के अंदर और नेटो अलायंस के अंदर, वो प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। एट दिस पॉइंट जो यूरोपीय ममालिक नेटो की खातिर कुछ देर होल्ड ऑन करना चाहते हैं, वो बांदी की शक्ल में करना चाहते हैं, ग़ुलाम की शक्ल में, महकूम की शक्ल में, अपनी मजबूरियों के तहत, नॉट दैट कि वो नेटो अलायंस को प्रेफर कर रहे हैं। आज मेरी ज़िंदगी की अक्सरियत चूँकि वॉर ऑन टेरर के अंदर गुजरी है, इस दौर को देखते हुए मैं बड़े फ़ख्रिया कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नेटो अलायंस मर चुकी हुई है अपनी मौत, और जिस चीज़ की तलवार हमारे सर पे लटका के हमें डराया जाता था पाकिस्तान में, दुनिया के ममालिक के अंदर, आज वो चीज़, नो थैंक्स टू अस और एनीवन इन पर्टिकुलर, बट वो खंजर, वो तहज़ीब अपने आप अपने खंजर पे जा मरी है, उसने अपने आप को इम्पेल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं जर्मनी से अपने ट्रूप्स कम करना चाहता हूँ, और ये कल बुध के दिन कहा है उसने। ये रिस्पॉन्स है किस चीज़ का, कि जो चांसलर मर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, कि ईरान ने इन नेगोशिएशंस में और ब्लॉकेड के ज़रिए अमेरिका को ह्यूमिलिएट कर दिया। जबकि इससे पहले अगर आप 3, 4, 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो अमेरिका यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में सिर्फ गलियाँ बक रहा होता था नेटो को, यूरोपियन एलाइज़ को अपने, और ख़ास तौर पे जर्मनी को मज़ाक उड़ाता था, ठट्ठे में उड़ा देता था। जबकि यही अमेरिकन एडमिन थी बाइडेन के ज़माने में, कि जिन्होंने अपने एस्पियोनाज टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए, प्रोबेबली अपने मरीन्स को इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जिसके ज़रिए जर्मनी और अक्सर यूरोप अपनी गैस और ऑयल की नीड्स फुलफ़िल करता था, उसको उड़ा दिया। उसके बाद एक ऐसी सर्दी आई उस साल, ये बात आज से 4-5 साल पुरानी है, कि सर्दी से, ठंड से बुज़ुर्ग अपने घरों के अंदर हलाक हो गए जर्मनी के अंदर, क्योंकि वो गैस के ज़रिए अपने घरों को हीट नहीं कर पा रहे थे। जर्मनी जैसी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर इमेजिन नहीं कर सकता ये आदमी कि ये भी कारनामे होंगे। तो ये बगैरती जो थी जर्मन मैनेजमेंट की, ये आज उसमें कोई गैरत की तब्दीली नहीं आई। हकीकत ये है कि ये स्ट्रैटेजिकली उस पोज़ीशन में आ गए हैं कि जहाँ पे अब उन्हें ये फ़ैसले लेने पड़ेंगे। उन्हें यूरेशिया के अंदर अपनी सर्वाइवल तलाश करनी है, और उन्हें रशिया के बढ़ते हुए जिन्न के साथ डील करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्ती से कहा कि चांसलर ऑफ जर्मनी को कुछ पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, क्या बक रहा है, और उसे लगता है कि ईरान के लिए ओके है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना लें। जबकि उसने ये बात नहीं की। ऑब्वियसली यूरोपियंस भी नहीं चाहेंगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले। ये सिर्फ ईरान और उसके एलाइज़ में से भी बहुत एक खसूसन कुछ ख़ास एलाइज़ हैं जो चाहेंगे। इवन रूस भी, अगर आप देखें हिस्टोरिकली, तो जो JCPOA की एग्रीमेंट है ओबामा के दौर में जो बनी थी ईरान के साथ, जिसके तहत न्यूक्लियर मटेरियल हैंड ओवर हुआ था रशियंस को ईरान की जानिब से, तो उस डील के अंदर भी रशिया ने साथ दिया था, और अमेरिका की इस कोलिशन में हिस्सा बने थे, इस बुनियाद पे कि अमेरिकन ईस्टर्न यूरोप से अपनी एयर और मिसाइल डिफेंसेस को पीछे करें। जब वो उन्होंने टेंजिबल गिफ्ट दिया रशियंस को, और रशियंस ने फिर उसके बाद आपने देखा डॉनबास के अंदर और वो सारे रीजन के अंदर आके अपनी फतवात की एक वो फहरिस्त बनाई, ओबामा के दौर से चली आ रही है लड़ाई, जो बाद में यूक्रेन की जंग में तब्दील होगी। ये एक टेंजिबल गिव और टेक की पॉलिसी के तहत हुआ था। तो रशिया ने कहा हाँ ठीक है, ईरान ना बनाए न्यूक्लियर वेपन, तो हालांकि रशिया ईरान का वन ऑफ द प्रिंसिपल मिलिट्री और पॉलिटिकल एलाइज है, लेकिन उसको एक अपनी एक विक्ट्री नज़र आ रही थी, तो उसने ईरान के साथ भी ये सौदाबाजी कर ली। आज के दौर में देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जो ईरान का साथ देते हैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में, और ईरानियों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो वो मुल्क हैं, उन ममालिक में से एक जो सबसे बड़ा फहरिस्त पे है, उस मुल्क के बारे में ईरान के जो एटीट्यूड्स रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडिया से ताल्लुकात बरकरार रखने वाले, समझिए कि यहाँ भी कौन सा मुल्क है जिसने ईरान की मदद की है इस काम में, नहीं पाकिस्तान। इसके बावजूद ईरान तारीख़ी अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बना कर रखता है, तजारती भी, सफारती भी। और आपने मई की लड़ाई के अंदर भी देखा कि हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए अराक़ची साहब, जो आज हम सबकी दिल की जान है, वो वहाँ ट्रेड डील्स बना रहे थे। वो ठीक है, पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, मैं नहीं कहता,
लेकिन ईरान को रिकंसिडर करना चाहिए और पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए कि हमारी बका और सर्वाइवल किस चीज़ के अंदर है। लेकिन यूरोप, कॉन्फिडेंटली मैं कहता हूँ कि इस वक्त नेटो अलायंस फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह, और अमेरिकन जो हैं अब वो अपनी इस डिवोर्स के अंदर अपनी पुरानी बीवी को प्रेप कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुमने अगला मार्का कैसे डील करना है मेरे बगैर। ये पहली ऐसी, आप समझ लें, समर गुजरेगी तुम्हारी मेरे बगैर, तो तुमने डील कैसे करना है, कोप कैसे करना है उस डिप्रेशन के साथ। और उस डिप्रेशन का नाम है रशिया, बढ़ता हुआ क्रीपिंग रशिया। और वो खतरा इतना बड़ा है कि मैं आपको कुछ जो सिर्फ इन लोगों की स्टेटमेंट्स दिखाना चाहता हूँ रशिया से मुतल्लिक, कि जो ये अब दे रहे हैं और किस किस लेवल के बंदे आके ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये बहुत देर हो गई है कि एक हेड ऑफ स्टेट, ये बादशाह इंग्लैंड का किंग चार्ल्स, अमेरिका में आके यूएस सेनेट को एड्रेस कर रहा है। और ये क्या अर्ज कर रहा है? 100 साल की तारीख को याद दिला रहा है कि अमेरिका के साथ शाना बशाना खड़े होके इंग्लैंड ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यूरोप का दिफा किया है। वर्ल्ड वॉर वन टू, वॉर ऑन टेरर, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और इराक, जिनको यूके की तारीख में सबसे बड़े ब्लंडर्स माना जाता है। अब तो तारीख को पढ़ने वाले ये भी कह रहे हैं शायद वर्ल्ड वॉर टू भी बहुत बड़ा ब्लंडर थी इंग्लैंड की। लेकिन बहरहाल यूनाइटेड किंगडम जो है उसने अपना साथ नहीं छोड़ा, अपने लोगों को बेच डाला, अपनी इकॉनमी को तबाह कर दिया, लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स बुला लिए उन मुल्कों से जिनको तबाह कर दिया था अमेरिका ने। हर किस्म की पुट सिद्ध की पॉलिसी परसू की, जिससे आज इंग्लैंड एक इंडस्ट्रियल बेस नहीं रखता, प्रैक्टिकली एक इकोनॉमिकली वीकेंड और डेमोग्राफिकली चैलेंज मुल्क है पूरे यूरोप के अंदर। और आज मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ वो सिक मैन ऑफ यूरोप है, जिस तरह वो हमारे उस्मानी सल्तनत को कहा करता था किसी ज़माने में। और आज इस बीमार बुढ़े को हलाक करने के लिए हम भी अपनी अब छुरियाँ तेज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये किसी ज़माने में हमारे लिए छुरियाँ तेज़ किया करता था। और आजकल के दौर में पाकिस्तान में जो हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, केक काटने के लिए किंग चार्ल्स की सालगिरह पे छुरियाँ तेज़ करते हैं कौंसलेट के बाहर, एम्बेसी के बाहर। तलवारें, बड़ा तलवारें, वो तो तलवारें तेज़ करते हैं केक काटने के लिए। इतना शाहाना केक है, हमें कहाँ नसीब वो बटर क्रीम, वो सॉफ्ट स्पंज, हैं जी, वो लेमन कर्ड का उसके ऊपर जो एक लेयर होती है जो थोड़ी खटास भी डालती है। हमें हमने कहाँ खाए ऐसे केक यार। ये तो बादामों वाला है, वो कह रहा है बादामों वाला ही खिला दो पीछे से, जो मैं रोज़ कह रहा है। तो ये केक काटने के लिए जो छुरियाँ तेज़ करते हैं, उम्मत को छुरियाँ तेज़ करनी चाहिए इंग्लिस्तान से बदला लेने की, जो माल लूट के लेकर गए हुए हैं। आज जोरान ममदानी ने फूट दिया कि वो हमारा कोहिनूर जो हीरा है चोरी किया हुआ, जो मुगलिया सल्तनत या मुसलमानों की जो यहाँ राज है, उसके मुख्तलिफ जो मुसलमान मुस्लिम रूल के जो जवाहर हैं और बहुत शानदार किस्म की जो उन्होंने चीज़ें तैयार की हैं, जो सिखों ने लूट ली हैं, हिंदुओं ने लूट ली, और फिर ज़ाहिर बात है खुद तो वो लड़ने जोगे नहीं हैं, तो वो गोरों के हाथों में चीज़ें आ गई। आज वो वापस करने की बात हो रही है, लेकिन वो इन्हीं के लिबरल पैराडाइम के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हक है इन चीज़ों को वापस लेने का, क़िताल जिहाद, उसके लिए कभी छुरियाँ आपने तैयार की हैं? कभी तैयारी देखी है आपने? अभी खामोशी है हमारे फ्रंट पे, लेकिन मैंने आपको बोला था किक इन द बट इज़ कमिंग। हर बंदे को पता लग जाएगा कि कौन एलाए, और हम कॉमनवेल्थ, पाकिस्तान इज़ अ कॉमनवेल्थ कंट्री। इंग्लैंड तो हमारा प्रिंसिपल एलाइज़ में से है, ठीक है? पढ़ाते रहें O&A लेवल, पेपर लीक होते रहेंगे, केक कटते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन वो बेसिकली मिन्नत समाजत कर रहा था अमेरिका के अंदर, किंग ऑफ इंग्लैंड, ये किंग, ये हमारा बादशाह है, ये इसकी माँ हमारी रानी थी। ये समाजत कर रहे थे, मिन्नत कर रहे थे अमेरिकनों की, खुदा का वास्ता है कि जो यूक्रेन के अंदर आफत तुमने खोल दिया, इसमें हमारा साथ मत छोड़ना। और अब अमेरिका के लिए जो 3 अहम नोड हैं, यूरोप के ज़रिए मेडिटेरेनियन और अटलांटिक आर्कटिक को कंट्रोल करना, मिडल ईस्ट के ज़रिए नॉर्थ अफ्रीका और ये दो जो पर्शियन गल्फ है इसको कंट्रोल करना, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बैठ के साउथ चाइना सी और समुद्रों के वो रास्ते कंट्रोल करना। ये 3 जो बड़े नोड्स हैं। अब एक नोड के अंदर उसके पास इसराइल है, यूएई है, और लगता ये है कि हिंदुस्तान है और पाकिस्तान ऑन होल्ड है, ऑन रिजर्व है कि चलो इससे भी कभी काम ले लिया करो। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उसके पास इंडोनेशिया है, उसके पास साउथ कोरिया है, उसके पास जापान है, उसके पास ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप के अंदर देखते हैं कौन कौन यरगमाली बनता है। यूके तो कहीं नहीं जा सकता, ना उसकी फ़ौज लड़ने जोगे है, ना उसकी एयर डिफेंसेस अमेरिका से इंडिपेंडेंट हैं। अक्सर व बेशतर यूरोप के अंदर जर्मनी हो या यूके हो, वो गनशिप कैरियर ही अमेरिका का, कि वहाँ पे अमेरिका के जहाज़ आके खड़े होते हैं, उनके फ़ौजी रात को क्लब में गुलछर्रे मनाने जाते हैं, लोकल लड़कियों को फंसाते हैं, बच्चे बुच्चे पैदा करके वापस चले जाते हैं। जहाँ जहाँ जाएँ आप, जापान में, कोरिया में, फ़िलिपीन में जाके देखें अमेरिकन फ़ौजी क्या करते हैं, जर्मनी में और इंग्लैंड में भी आप जाके देखें, इनकी एयर बेसों पे और उनके अड्डों के इर्द-गिर्द क्या माहौल होता है। लोकल बच्चियाँ उनको बांदियों, तवाइफ़ के तौर पे पेश की जाती हैं।
मैं मुस्कुराहट के साथ ये क्यों बातें कर रहा हूँ? ये गुलामी यूरोपीय अपने ऊपर लेके आए हैं। कौड़ा इन्होंने हमारे सर के ऊपर बसाया, कमर हमारी छीली, माल हमारा लूटा, लाखों करोड़ों की तादाद में हमें मरवाया, फेमिन्स के अंदर, जंगों के अंदर आपस में एक-दूसरे की गर्दनें कटवाईं। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें नहीं उन्होंने की हिंदुस्तान में, मैं बयान नहीं कर सकता आज के लिए। तो आज जब पूरे 100 साल गुज़रने के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी में आके हमें भी देखने को मिल रहा है कि इनके सर पे भी कौड़ा बरसेगा और इनसे भी बड़ा बदमाश इनको आज बुली कर रहा है, इनको बांदी और गुलाम बना के रखा हुआ है, तो हम भी मज़ा ले सकते हैं। हैं जी? ठीक है ना? एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड वाली बात है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1 डेढ़ साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तो यूरोपियंस जो हैं वो कम्प्लीटली यरगमाली बन चुके हैं। इनमें जो अड़फस है वो स्पेन, पोर्चुगल, इटली में है और वो भी अपने कोस्टल ट्रेड और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से है। दमखम इनके अंदर भी नहीं है कोई बहुत बड़ी रीजनल या ग्लोबल पावर्स बनने का। मेन खड़पेंच फ्रांस और जर्मनी है। जर्मनी अपनी इंडस्ट्रियल बेस रिवाइव करना चाहता है, जो अभी बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हुई है। अल्टरनेटिव एनर्जी सिक्योर करना चाहता है और मेरी ज़िंदगी में मैं कहना नहीं चाहता था बट वो फ़ौज बनाएगा और वो दोबारा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल माइट बनना चाहेगा। इस वक़्त फ्रांस ख्वाब देखता है क्योंकि फ्रांस हमेशा से नेटो के अंदर एक सेकेंडरी किरदार रहा है। वो उस तरह से आर्टिकल 5 का मातहत नहीं है। वो कभी अपनी विल से, अपनी कभी मर्ज़ी से उसमें कूद पड़ता है, कभी नहीं कूदता है। इराक में आपने देख लिया कि जब यूएन ने उसको ना किया तो फ्रांस ने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए ना की और बड़ी नाराज़गी रही अमेरिका फ्रांस की, बुश के दौर के अंदर। तो आज फ्रांस लीडरशिप लेना चाह रहा है यूरोप की, लेकिन जर्मनी नहीं कबूल करता, यूके नहीं कबूल करता। मेडिटेरेनियन वाले मुल्क तो समझते कुछ नहीं है उसको, फ्रांस को, ये जो इटली, स्पेन, पोर्चुगल वगैरह हैं। ये अपने ख्वाब नॉर्थ अफ्रीका के साथ देखते हैं, उस मिडल ईस्ट के खित्ते में देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी बना दी गई है, जो एक ज़माने में हम कहते थे गोरे यूँ करते हैं, गोरे वूँ नहीं करते, यूँ नहीं करते। कुरान कहता है इनके दिल आपस में फटे हुए हैं लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आता। ये आपस में एक दूसरे के, ये शीर और ये शक्कर नहीं है, ये शेर और शिकार हैं। ये आपस में एक दूसरे को चीर फाड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ अब आज हमें देखने को मिल गई है और इसमें एक बहुत बड़ा एफर्ट ईरान का है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका हल निकलता क्या है। नेटो क्या एक आखिरी हल्ले के लिए आता है मैदान में? मेरी राय है कि नहीं आ सकता अब मैदान के अंदर, या ये इस तरह थींदे-थींदे थी जाएगा और हम देखते-देखते मज़े करेंगे। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा था कि यूरोप का सौदा रशिया के पॉइंट से डिटरमिन होगा। यूक्रेन की लड़ाई में इसराइल का बहुत डीप इंटरेस्ट था। आर्मीनिया अज़रबैजान की लड़ाई में बहुत डीप इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि वो यूरोप को और नेटो को एंगेज करना चाहता था इस रीजन के अंदर। वहाँ एंगेज करने का मतलब है कि वो अमेरिका को पूरी तरह अपने लिए एक्सक्लूसिव कर सकता है अपनी मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जो वो एक पूरे वसी पैमाने के ऊपर एक जेनोसाइड और डिस्प्लेसमेंट करना चाहता है। फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, गल्फ़ के अंदर, और वो चाहता है कि तमाम अरब रियासतें घुटने टेक के उसके सामने बैठ जाएँ। इसके हासिल और वसूल के लिए उसने अमेरिका को एक ऐसी लड़ाई में एंगेज किया कि पूरे यूरोपियन एलाइज़ को उसने स्टेक पे लगा दिया। पूरे अपने साउथ चाइना सी के एलाइज़ को, ईस्ट एशियन एलाइज़ को उसने दाँव पे लगा दिया, जापान, कोरिया वगैरह। पूरे गल्फ़ के एलाइज़ को दाँव पे लगा दिया और आज नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका का एक ही प्रिंसिपल एलाय है, उसका नाम है इसराइल, और इसराइल का बानी यानी फादरलैंड, असल फादरलैंड यूनाइटेड किंगडम, और इन सब का बेबी लैंड जो है, मदरलैंड गलत नाम लिया था मोदी साहब ने, बेबी लैंड जो है इनका, जो ये बेबी छोड़ के गए थे हिंदुस्तान। प्रोजेक्शन सारी पाकिस्तान पे करते रहे कि पाकिस्तान इज़ द कॉलोनियल एंटिटी खित्ते के अंदर जो यूरोपियन कॉलोनी इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वाज़ेह हो गया कि वो एक्चुअली हिंदुस्तान है। और चूँकि अगर इसराइल एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, तो कश्मीर, नागालैंड, इन इलाकों के अंदर इंडिया दूसरा सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जो इग्नोर्ड है ग्लोबली, क्योंकि उसने 50-60 साल अपनी पीआर और मार्केटिंग बड़ी अच्छी मेंटेन की है। आज वो दुनिया के सामने
उसका चेहरा नंगा हो चुका हुआ है। इसके अलावा एलाइज़ हैं कौन? ठीक है, अमेरिका को ज़्यादा एलाइज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत ये है कि क्या हम अपनी एलिजेंस को पिवट कर रहे हैं? क्या हम इस वैक्यूम को फ़िल कर पाएँगे, जो अमेरिका एक सिक्योरिटी वैक्यूम छोड़ के जाएगा दुनिया के अंदर? ज़ाहिर बात है अमेरिका झटपट तो नहीं निकल जाएगा खित्ते के अंदर से, लेकिन एक आस्ता से ये क्रीपिंग इफ़ेक्ट आएगा। क्या उस सब के अंदर हम एक टेम्परेरी गैप शॉट अरेंजमेंट के तहत अभी तो अमेरिका को लिप सर्विस दे रहे हैं, नोबेल प्राइज़ के लिए उसको कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इवन मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हम चाइना और मुल्कों को लेवरेज कर पाएँगे या खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएँगे? क्योंकि आउटकम तो 2 हैं, या ऑल आउट वॉर 6 से 8 महीने की प्रोट्रैक्टेड लड़ाई ईरान के साथ अमेरिका की, या ईरान ये मान ले कि ईरान जो है वो रीजनल पावर है और ऑयल की मार्केट को कंट्रोल करता है। फिर रॉबर्ट पेप साहब भी, ये मेहरोज साहब ने भी याद कराया कि पेप साहब ने भी बताया ये तफसील के 30% दुनिया के तेल को कंट्रोल कर रहा है ईरान और रूस मिल के। तो क्या टेंजिबल चीज़ जिस तरह ओबामा के दौर में ऑफ़र की थी कि चलो मैं ईस्टर्न यूरोप से अपना असला मूव कर लेता हूँ पीछे, तुम आ जाओ यूक्रेन के मैदान में। क्या टेंजिबल चीज़ ऑफ़र कर पाएगा अमेरिका? यूक्रेन का सौदा कर लेगा अमेरिका कि इसको मैं अभी भी, उन्होंने काफ़ी अपनी उसके लिए एड कम कर दी। आपको नज़र आया था ज़ेलेंस्की पिछले साल के अंदर मारा-मारा फिर रहा था कि मुझे पैसे दे दो, असला दे दो। अब सवाल ये बनता है अगर वो यूक्रेन का सौदा करेगा तो कोई यूरोपीय मुल्क अमेरिका की हेजेमनी को मानेगा यूरोप के अंदर? और अगर वो नहीं मानेगा, हाँ जी। और ज़ेलेंस्की फिर कहा था कि ठीक है, जंग नहीं मुझे मिलती, वो सौदा बेचने गया है ना कि मुझे ईरान से मुकाबला करना आता है, ये लो, मैं देता हूँ माल। वो ठीक है, वो किसी की एंड पे नहीं जाना, वो सब कहानी है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या यूरोप, कैच 22 समझ गए ना आप? या यूरोप को सौदा करे इसराइल को बचाने के लिए, या वो यूरोप को ऑन बोर्ड रखे और रूस को, ईरान के साथ ऑन बोर्ड रहेगा। तो ये न्यूक्लियर डील किस लड़ाई के बगैर या किसी नेगोशिएशन जहां अमेरिका सरेंडर करता है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई तीसरा रास्ता निकल सकता है, अकल तो नहीं कहती, लेकिन इम्कानात में तो है, मतलब मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं डिनाई करता। ये दिस इज़ द सिचुएशन वी हैव ऑन आवर हैंड्स। अब यहाँ पे मैं ये मूसवी साहब की स्टेटमेंट जो ईरान के हैं बताना चाहूँगा। अगर अमेरिका ब्लॉकेड के ज़रिए कोई मज़ीद शरारत करता है तो एक लंबी और दर्दनाक पेनफुल जंग शुरू हो जाएगी, सैयद माजिद मूसवी साहब कहते हैं। अच्छा, ये कमांडर हैं आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के, और ये कहते हैं लिमिटेड अटैक भी अगर अमेरिका करे ना कोई पॉलिटिकल विन लेने के लिए कि मैंने ये जजीरा या टापू आके फतह कर लिया, तो हम लंबी और दर्दनाक जंग में अमेरिका को झोंक देंगे। क्यों? ईरान इतनी बदमाशी क्यों दिखा रहा है? पॉलिटिकल उसकी जो है क्लास, उसके अंदर फिर भी थोड़ी लेवरेज है कि वो कह रहे हैं कुछ सेटलमेंट हो जाए। फ़ौज को उनकी नज़र आ रहा है कि हम ज़ीरो सम गेम में हैं, या टोटल विन है या टोटल लॉस है। और टोटल विन चूँकि लबे बाम है, तो क्या कोई स्ट्रेटेजिक माइंड उसको डिनाई कर सकता है? उसने अमेरिका को एस्केलेशन ट्रैप में कामयाबी से फँसा लिया है। चाहे अमेरिका खुद जाके फँसाए टक्कर मार के, या उसने फँसाया, ये मेरी बहस का मकसद नहीं है। फँस गई है, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएँ वो यूरोप का सौदा करेगा? जापान जिसने अपनी वेसल निकाल के तेल मंगवा लिया है, पहली बार युआन में पेमेंट करके, कोई सोच सकता है? इराक और अफ़गानिस्तान की जंगें जिसने फाइनेंस की हैं, कोई सोच सकता है कि जापान चीन के साथ डीलिंग करेगा, युआन में डीलिंग करेगा, ईरान से तेल मंगवाएगा अपनी इंडस्ट्रियल बेस को चलाने के लिए? और जो जापानीज़ प्रेसिडेंट को शेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये मेरा नहीं ख्याल। मेरा यही ख्याल है कि नेटो का कोलैप्स होएगा, ईरान के साथ नेगोशिएशन कोई सेटलमेंट नहीं अचीव करेंगी, उसको बराह रास्त लड़ना पड़ेगा, और ईरान देखेगा कि गल्फ़ के अंदर जो मोनार्कीज़ हैं, इनको मैं कैसे हिट कर सकता हूँ। अभी जेरल्ड फोर्ड वापस चला गया, मई में पहुंच जाएगा अमेरिका। अब 2 गनशिप कैरियर रह गए हैं, फोर्ड और इब्राहिम लिंकन। देखते हैं अगर उनमें से एक आधा भी हिट हो गए, या उसके भी कमोडों में अगर टॉयलेट पेपर फंस गया तो उन्हें भी वापस शायद जाना पड़ जाए खित्ते से। और अगर ये भी वापस चले गए तो पावर प्रोजेक्शन कितनी और बढ़ जाएगी ईरान की, और अमेरिका के खित्ते में कितनी और घट जाएगी। ये बात तय है कि अमेरिका झट से नहीं इस खित्ते को छोड़ देगा। अभी इसराइल मुनज़्ज़म और तकड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो मुजरिमाना किरदार है गल्फ़ रियासतों का, कि मुसलमानों की और अरब की जो हेजेमनी है खत्ते के अंदर, वो अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी करप्शन से उन्होंने पिछले 70-80 साल में किस तरह तुड़वा दिया, किस तरह लुटवाई है अपनी 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 सारी जो मिरास और विरासत थी। कहाँ गए वो प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े मेगा सिटीज़ जो बननी थी,
वो 20,000 के ड्रोनों पटाखों की मानंद वो उनकी उनकी नज़र हो गए। इतने 20,000 के ड्रोन होते हैं, वो पटाखों की नज़र हो गए, लिटरली पटाखों की नज़र हो गए वो लोग। मतलब बारात सजाई आपने और जब पटाखे फटना शुरू हो गए तो दुल्हन ही भाग गई। ये हुआ गल्फ के अंदर, इतने वो ड्रोन थे पटाखे, दुल्हन ही भाग गई और तमाम बाराती भाग गए। तो ये बहुत बहुत ट्रेजिक सूरत हाल है। आप कल सुबह जब उठेंगे जुमे को, तो आज ये शर्तें लग रही हैं मेरे दफ्तर में, ज़ाहिर बात है पैसों की तो नहीं, लेकिन शुगल शुगल की कि कल तेल महंगा होगा या नहीं होगा। और मेरी राय है और मैं रोज़ की राय है होएगा, लेकिन सलमान की बड़ी काली ज़ुबान है तो इस सेंस में सफ़ेद बनी, वो कहता है नहीं होगा। क्योंकि वो डीज़ल का एक कह रहे हैं हमारा एक वेसल आ रहा है, उसको क्लियरेंस मिल गया है। अब उसके आते और मार्केट के क्लोज़ होते और समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? रिगार्डलेस अगर आप चाहते हैं शाम को देख रहे हैं ये, जाएँ बेगम को ले जाएँ, घर वालों को ले जाएँ, आइसक्रीम खाइएगा, कौन वो वाली सस्ती वाली, महँगी वाली नहीं खानी। और जाके 1000-1500 का डीज़ल पेट्रोल भी डलवा लीजिएगा। मैं मशवरा तो नहीं दे रहा कि होर्डिंग करें, बट देख लें। लास्ट मैंने भरवाया था आज से 2 हफ्ते पहले, और मैंने बिल्कुल जब कीमत बढ़ गई थी भरवाया था, तो मैं इसको बदवा ही दे रहा था, आपको मुझे पहले कह देते थे तुम। तो अभी तक मैं वो डीज़ल बचा-बचा के गाड़ी चला रहा हूँ। देखो 2 हफ्ते हो गए इस बात को। मैंने बड़ी मतलब उसको ऐसे मतलब न्यूट्रल में डाल के और वो ऐसे करके, कभी जब वो मतलब हल्के लगे ना तो मैं गाड़ी को ऐसे करके ना टैंकी टॉप भी गाड़ी को हिलाता हूँ। लिटा के मैं छन 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 उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं। सपोर्ट करते रहें चैनल को, और मिनिमाइज़ करें अपने एक्सपेंसेस को। बार-बार मैं कह रहा हूँ, एहतियात करें। दुनिया बहुत एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। शुक्रिया।